हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वेक्टर मैथ क्लासेस। आज से हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये जो चैप्टर है फॉर अ क्लास 11 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर देखा जाए तो क्लास 12th में भी ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसका जो बेसिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर चैप्टर फॉर अ क्लास 12th। दूसरा इसके ऊपर एमएसटी सीईटी में भी या जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है तो सॉलिड के क्या प्रॉपर्टी होते होंगे। ठीक है, जैसे कि आपने ऑलरेडी मतलब लोअर क्लासेस में जो है वो चीजें पढ़ी होंगी कि मैटर के जो होते हैं वो 3 टाइप होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जैसे कि चैप्टर का ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से जो देखेंगे वो सॉलिड के प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सॉलिड होता कैसे है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो पॉइंट नंबर 1 लिखा है कि द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। मतलब अगर आप सॉलिड को अगर देखोगे तो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो डेफिनाइट होता है। डेफिनाइट इन द सेंस अगर मान के लो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, तो ऐसे वो एटम्स रहेंगे। ठीक है, ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, सो और दूसरा ऐसा भी रहेगा कि ये जो एटम है वो बिल्कुल पास पास में होंगे। भले ही मैंने यहाँ पे दूर दिखाया है लेकिन इनका जो डिस्टेंस रहेगा दो मॉलिक्यूल के बीच का, मान के लो ये एक मॉलिक्यूल है सपोज टू बी, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये सेकंड मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो काफी कम रहेगा। ठीक है, तो ये होता है पहला पॉइंट, दैट इज मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड, एकदम पास पास में रहेंगे और एक डेफिनेट ऑर्डर में रहेंगे। मतलब पता रहेगा अपने को कि इसके बाद दूसरा एटम है, इसके बाद तीसरा एटम है, ऐसा डेफिनेट ऑर्डर में जो है वो एटम रहने वाला है सॉलिड के। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होने वाला है दो मॉलिक्यूल के बीच का वो काफी कम रहेगा। ठीक है, सॉरी, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी स्मॉल। मतलब ये अगर एटम काफी पास में होंगे तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस रहेगा वो बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट, द सॉलिड्स कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। आप अगर मान के लो ये अगर सॉलिड है और इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, मान के लो मैं यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में सपोज मान के लो 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, तो जनरली सॉलिड जो रहते हैं ना वो कॉम्प्रेस नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर देखोगे तो कौन सा पॉइंट लिखा है, थोड़ा ध्यान दो, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन अ सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों रहता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है, ये चीज अपने को समझ में आने को होना। ठीक है, ये चीज अपने को समझ में आने को होना कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है फॉर सॉलिड। क्यों ऐसा? मान के लो ये एक है, ये एक है, ये दूसरा एटम है, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, तो ये काफी पास में होने की वजह से, कैसे दूसरे पॉइंट में ही लिखा है कि ये जो होते हैं वो काफी पास होते हैं, तो पास होने की वजह से ये दो मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटर का मतलब होता है आपस में, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है एज कंपेयर टू द लिक्विड और एज कंपेयर टू द सॉलिड। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है। बाकी अगर आप इसके आगे का पॉइंट अगर देखोगे तो सॉलिड हैव अ डेफिनाइट शेप एंड साइज। सॉलिड को डेफिनाइट शेप और साइज होता है ना। कोई भी सॉलिड मटेरियल ले लीजिए, मान के लो ये पेन, तो इसको डेफिनाइट शेप है एंड साइज भी है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये बोर्ड, ठीक है, इसको भी एक डेफिनाइट शेप है और डेफिनाइट साइज है, तो सॉलिड को वैसा रहता है। उसके आगे अगर देखोगे तो सॉलिड आर क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। अब देखो ये जो होता है ना, एक तो जो सॉलिड होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है कि इसके जो एटम होते हैं ना वो ऑर्डर में प्लेस है। देखो पहला एटम यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, तो एक ऑर्डर में लगे हुए हैं। व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर? जैसे आप स्कूल में जो, अगर आपके स्कूल में अगर या कॉलेज में प्रेयर होती होंगी, तो जब प्रेयर के टाइम हम लोग ऑर्डर में खड़े होते हैं, एक के बाद स्टूडेंट्स होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो जब सॉलिड जो होता है अगर उसके एटम ऑर्डर में रहेंगे तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन। ठीक है, और अगर वो ही एटम अगर ऑर्डर में नहीं रहेंगे तो उसको बोलेंगे एमॉर्फस। ठीक है, तो सॉलिड जो होता है एक तो क्रिस्टलाइन होता है, नहीं तो एमॉर्फस भी रहता है। फॉर द एग्जांपल मान के लो डायमंड हो गया, ग्लास हो गया, दीज आर द मटेरियल विच आर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। ठीक है, तो वो होता है। आगे अगर देखोगे तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज स्लाइटली हायर देन द लिक्विड, है ना। अगर डेंसिटी अगर देखोगे तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है, व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी? व्हाट इज द फार्मूला फॉर अ डेंसिटी? सिंपल फार्मूला होता है डेंसिटी का, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन
वॉल्यूम, क्योंकि आप देखिए ना उसका वॉल्यूम बहुत कम वॉल्यूम पे भी बहुत ज्यादा एटम्स आएंगे तो मास ज्यादा होगा। तो अगर मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम पे भी ज्यादा मास अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कैसे होगी, हाइयर होगी। और हमेशा याद रखिए सॉलिड की जो डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड और एज कंपेयर टू द गैस बहुत ज्यादा होती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर बिलोंग्स टू द सॉलिड। ठीक है, ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है सॉलिड के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद ये जो पहला स्लाइड मैंने आपको समझाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी जो मैं आपको बातें बताने वाला हूं ये आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही आपको एग्जाम में जो है वो काम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देंगे सब लोग और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगेन हम लोग इधर कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लेकिन यहां से एग्जैक्टली वो चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि चैप्टर नंबर 6 होगा, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें लिखा है कि सॉलिड्स आर नॉट अ परफेक्टली रिजिड। सॉलिड जो होंगे वो परफेक्टली रिजिड नहीं होंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट डू मीन बाय रिजिड बॉडी, है ना। पहला टॉपिक आपको यही समझ में आने को होना कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिनका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता, है ना, फोर्स लगाने पे। जैसे फॉर द एग्जांपल मान के चलो ये एक आधा ब्लॉक है, ठीक है, या एक आधा मान के लो ये स्टोन है, ठीक है, और इनके ऊपर अगर मैं फोर्सेस लगाता हूं, मान के लो इधर से मैंने फोर्स लगाया या इधर से फोर्स लगाया या फिर इधर से फोर्स लगाया और ऐसा कुछ अगर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद भी अगर इनका शेप एंड साइज अगर चेंज नहीं होता है तो ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। कौन सा बॉडी बोलते हैं, रिजिड बॉडी। एग्जांपल के तौर पे मान के लो ये दीवार है, ठीक है, या स्टोन है, ठीक है, ये कोई दीवार है, दिस इज सपोज टू बी वॉल या फिर दिस इज सपोज टू बी स्टोन। आप उसके ऊपर फोर्स लगाओ लेकिन वो अपना शेप एंड साइज क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे बॉडी को हम लोग कौन सी बॉडी बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं। ठीक है, आपको अगर रिजिड बॉडी अगर समझ में आ गया होगा तो ये चीज यहां पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। यहां अगर पढ़ेंगे तो सॉलिड्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड, कोई भी सॉलिड परफेक्टली रिजिड नहीं रहता। अब व्हाट डू मीन बाय परफेक्टली रिजिड, ठीक है, तो मान के लो ये पेन है तो ये सॉलिड सरफेस है लेकिन ये रिजिड बॉडी नहीं है, परफेक्टली रिजिड नहीं है। क्यों, क्योंकि रिजिड का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद वो अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं करता, तो ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। लेकिन क्या ये पेन के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये पेन अपना शेप एंड साइज नहीं चेंज करेगा, तो ये चेंज कर सकता है अगर मैं इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो इसलिए ये जो सॉलिड होता है ना वो परफेक्टली रिजिड नहीं रहते, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे भी लिखा हुआ है रिजिड का डेफिनेशन, अ रिजिड बॉडी आर जनरली मींस अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका डेफिनेट शेप और साइज हो, जैसे वॉल हो गया या स्टोन हो गया, इनका शेप एंड साइज डेफिनेट है, मैं चाहूं तो भी फोर्स लगा के इसका शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यहां पे एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर फोर्स लगाओगे किसके ऊपर, सॉलिड मटेरियल के ऊपर, तो उसका शेप एंड साइज क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसलिए यहां पहला पॉइंट लिखा है कि जो सॉलिड होने वाले हैं उसका वो परफेक्टली रिजिड नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बट इन अ रियलिटी सॉलिड बॉडी कैन बी स्ट्रेच। अगर देखा जाए तो रियलिटी के अंदर मैं किसी भी सॉलिड बॉडी को स्ट्रेच कर सकता हूं। फॉर द एग्जांपल मान के चलो ये एक रिजिड सपोर्ट है। अब मैं रिजिड सपोर्ट क्या होता है ये एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान के लो ये एक बोर्ड है, ठीक है, और बोर्ड को अगर मैंने यहां फिक्स कर दिया तो इस सपोर्ट को हम लोग रिजिड सपोर्ट बोलते हैं। जैसे फैन आपके घर में होते होंगे, सीलिंग फैन को अगर आपने कहीं फिक्स कर दिया तो उसको हम लोग कौन सा सपोर्ट बोलते हैं, रिजिड सपोर्ट। सो दिस इज सपोज टू बी रिजिड सपोर्ट। और इसको अगर मैंने एक आधा वायर ऐसा लगाया, ठीक है, और इस वायर को अगर मैंने सपोज टू बी मान के लो एक पैन लगाया, वेइंग पैन लगाया कुछ ऐसा, ठीक है, पैन यानी समझते हैं जिसमें हम लोग वेट डालेंगे। मान के लो इसमें मैंने कुछ वेट डाला, ठीक है, तो इनिशियली अगर मान के लो इसका लेंथ एल है, ये लेंथ अगर सपोज टू बी एल है, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर वेट डाला इसका लेंथ क्या हो जाएगा, हल्का सा लेंथ बढ़ सकता है। हल्का सा लेंथ क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। मतलब क्या मैं इस बॉडी को स्ट्रेच कर रहा हूं, तो हाँ मैं बॉडी को क्या कर सकता हूं, सॉलिड बॉडी को स्ट्रेच कर सकता हूं, है ना। मैंने इसका लेंथ, इतना लेंथ क्या कर दिया मैंने, सपोज टू बी चेंज कर दिया, तो चेंज हो सकता। बाद में सॉलिड को चाहूं तो मैं कॉम्प्रेस भी कर सकता हूं, ठीक है। जैसे अगर मान के लो एक आधा बॉडी है, कुछ ऐसा बॉडी है, और इसके ऊपर अगर मैंने दोनों साइड से फोर्स लगाया, ठीक है, हाई अमाउंट में फोर्स लगाना है आपको, है ना, ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना है, ठीक है, एफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसका इनिशियल लेंथ अगर मान के लो एल है,
और अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है ये बॉडी जो है वो कैसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब इसकी लेंथ क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रेस्ड। हम सॉलिड को क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सॉलिड को बेंड भी कर सकते हैं। कैसे बेंड करेंगे, मान के लो ये एक आधा रॉड है आपके पास, कुछ ऐसा रॉड है। ठीक है, कुछ ऐसा रॉड है, और अगर मैंने सपोज टू भी इसको बेंड करना चाहा तो क्या करो, सिंपली इसको यहां होल्ड कर लो, यानी यहां रिजिड सपोर्ट दे दो, और यहां पे इसके एंड पे, मान के लो यहां पे, यहां कुछ एंड पे अगर आपने फोर्स एक्ट किया तो क्या होगा, ये हल्का सा बेंड होना शुरू हो जाएगा। कैसे बेंड होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मान के लो ये रिजिड सपोर्ट है, फोर्स लगाने के बाद ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा हो सकता है ये। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा होने का चांसेस है, बेंड होगा, धीरे धीरे बेंड होगा। आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, बेंड भी कर सकते हो। मतलब सॉलिड को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं, दिस इज द स्ट्रेचिंग। ठीक है, स्ट्रेच कर सकते हैं। आप चाहो तो सॉलिड को कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, या फिर चाहो तो आप उसको क्या कर सकते हो, बेंड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है वो सॉलिड को आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में पूछा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, ये सारा बेसिक है। आज मैं जितनी भी चीजें आपको बताने वाला हूं ना, वो सारा बेसिक रहने वाला है। इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आएंगे हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं समझेगा ना, तब तक पूरा चैप्टर नहीं समझेगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, ये वर्ड आपने बहुत पहले भी सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में। देखो होता क्या है कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्सेस लगाता हूं, ठीक है, तो मान के लो ये एक आधा बॉडी है। ठीक है, इसका इनिशियल लेंथ सपोज टू बी एल है ना, एल इतना लेंथ है, और इसके ऊपर अगर मैंने सपोज फोर्स लगाया कुछ ये डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ ऐसा फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ लंबा हो जाएगा। मान के लो इसको थोड़ा कट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये ऐसा कुछ, इसका लेंथ जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, लेंथ सपोज टू बी बढ़ गया इसका, मान के लो इसका लेंथ जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो चेंज इन लेंथ हो चुका है। ठीक है, तो प्लास्टिक इलास्टिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी। अगर मान के लो ये कोई रबर बॉडी है और मैंने अगर सपोज टू बी उसको खींचा तो ऐसा लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने जो फोर्स यहाँ पे लगाया था, मान के लो ये जो फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाया है, ऐसा कुछ फोर्स जो लगाया, ये लगाया हुआ फोर्स अगर मैंने निकाल दिया, है ना, जो अप्लाइड फोर्स है, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। अगर मैंने अप्लाइड फोर्स को निकाल दिया तो बॉडी अपना शेप एंड साइज क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। बॉडी अपना शेप एंड साइज कर लेगा, रीगेन। ऐसा किस कौन से इसमें होता है, एग्जांपल बताओ बोले तो ऐसा किस में होता है, रबर में ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा रबर में ऐसा होता है। सही है, उसी तरीके से कोई स्टील का भी मटेरियल अगर देखोगे या स्टील का वायर भी देखोगे तो वो भी अपना शेप एंड साइज क्या कर सकता है, रीगेन कर सकता है। आसान तौर पे अगर एग्जांपल देखा जाए तो मान के लो कोई स्प्रिंग है ना, ऐसी कुछ स्प्रिंग है, तो इसके ऊपर अगर मैंने फोर्स लगाया, मान के लो इधर फोर्स लगाया इधर फोर्स लगाया, तो इसका जो शेप एंड साइज है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर ये लगाया हुआ फोर्स, सपोज ये जो मैंने फोर्स लगाया था इसके ऊपर, ये अगर सपोज टू भी निकाल दिया, ये फोर्स अगर मैंने सपोज टू भी निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, अपना वो शेप एंड साइज क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। सो दीज आर द इलास्टिक बॉडी, इन्हें हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और इनके पास ये जो प्रॉपर्टी है कि लगाया हुआ फोर्स अगर निकाल देने पे अपना शेप एंड साइज रीगेन करने की, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और यही डेफिनेशन यहां लिखे, देखिए क्या लिखे, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय अ फीचर ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो बॉडी को क्या करती है, अपना शेप एंड साइज रीगेन करने में हेल्प करती है। कब, जब उसके ऊपर का लगाया हुआ फोर्स, यानी कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स अगर मैंने रिमूव कर दिया, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। और ये जो डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, डी यानी होता है चेंज, फॉर्मेशन का मतलब होता है शेप एंड साइज। तो इसका शेप एंड साइज जो चेंज होगा, उसी शेप एंड साइज चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब ऐसा किस में होता है, मैंने ऑलरेडी तुमको बताया, when we apply a similar quantities of stress। अब ये स्ट्रेस क्या रहता है, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। अगर मैंने स्टील या रबर पे अगर ऐसा फोर्स लगाया, मान के लो दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, तो ऐसा फोर्स लगाने पे ये अपना शेप एंड साइज क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे।
लेकिन अगर जैसे ही मैंने लगाया हुआ फोर्स अगर निकाल दिया तो अपना वो शेप एंड साइज क्या कर लेंगे, रीगेन कर लेंगे। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, कौन सा बॉडी, इस बॉडी को हम लोग कौन सा बॉडी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। इसको हम लोग कौन से बॉडी बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। एग्जांपल के तौर पे रबर एंड स्टील, ठीक है। और ये इस इलास्टिक बॉडी के पास जो प्रॉपर्टी रहता है, कौन सा प्रॉपर्टी, अपना शेप एंड साइज रीगेन करने का। कब, जब अप्लाइड फोर्स, लगाया हुआ फोर्स निकाल दो, तो वो जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो बाकी सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, उतना सारा आपको इतना डिटेल में फिलहाल जरूरत नहीं है, जो मैं बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है वही बता रहा हूं। सो दिस इज द इलास्टिसिटी। आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इलास्टिसिटी के बाद आगे बात करेंगे प्लास्टिसिटी के बारे में। व्हाट डू मीन बाय प्लास्टिसिटी। सपोज मान के लो आपके पास कोई प्लास्टिक मटेरियल है ना, ऐसा कुछ प्लास्टिक मटेरियल है, इसका लेंथ जो है वो इनिशियल लेंथ सपोज टू बी एल है, ठीक है, इसका लेंथ एल है, और इसके ऊपर आप अगर फोर्स लगा रहे हो एफ नाम का, ठीक है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जैसे आपने एफ नाम का फोर्स लगाया, ये जो अपना शेप एंड साइज है वो चेंज कर लेगा, क्योंकि आपने इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाया तो ये बड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मान के लो कुछ ऐसा हो गया, थोड़ा सही से निकाल लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया सपोज टू, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है, इसका लेंथ सपोज बढ़ गया, दिस इज द चेंज इन लेंथ। लेकिन अगर मैंने लगाया हुआ फोर्स, मान के लो ये जो फोर्स मैंने लगाया था इसके ऊपर, ये जो फोर्स लगाया था, ये फोर्स अगर मैंने निकाल दिया इन द सेंस, अगर मैंने इसको हटा दिया, कैसे हटाएंगे, सिंपल, आपने लगाया हुआ फोर्स निकाल दो। आपने अगर सपोज फोर्स निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉडी है, कौन सी बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई प्लास्टिक बॉडी ले लो या प्लास्टिक ले लो, तो ये प्लास्टिक बॉडी है, तो अपना शेप एंड साइज क्या नहीं कर सकती, रीगेन नहीं कर सकती, मतलब ओरिजिनल जितना बन नहीं पाएगी ये। तो ऐसे बॉडी को हम लोग कौन सी बॉडी बोलते हैं, ऐसे बॉडी को हम लोग कौन सी बॉडी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी, ठीक है, जो अपना शेप एंड साइज क्या नहीं कर सकती, रीगेन। ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी होती है रीगेन न करने की, अपना शेप एंड साइज रीगेन नहीं करने की, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। और यही डेफिनेशन जो है वो यहाँ लिखी है, द बॉडी विच हैज नॉट टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ऐसी बॉडी जो अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर सकती, ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, जो क्या लिखा है देखिए, द बॉडी विच नो टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड टू गेट परमानेंटली डिफॉर्म, मतलब वो हमेशा के लिए क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। जैसे प्लास्टिक, आप अगर उसको खींचोगे और छोड़ दोगे तो वो अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर सकता, इसलिए ये बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, या फिर ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द प्लास्टिसिटी। अब ऐसे किसके पास ऐसी प्लास्टिसिटी होती है, जैसे क्ले, क्ले यानी क्या मतलब है, मड, ठीक है, मड यानी आपने देखा होगा कि जो अपनी क्या बोलेंगे मट्टी होती है, उससे अलग अलग टाइप के बर्तन बनते हैं, आपने देखा भी होगा। अभी हालांकि ऐसे बर्तन पहले के जमाने में यूज होते थे, आज के जमाने में वो बर्तन यूज नहीं होते, बड़े अच्छे बर्तन होते हैं लेकिन यूज नहीं होते हैं। तो क्ले जो होता है, अगर आपने मान के लो ये कुछ ऐसा टाइप में है, मट्टी का ढेला, आपने देखा होगा, अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, सपोज टू बी कुछ ऐसा फोर्स लगाया है इसके ऊपर, तो ये अपना शेप एंड साइज चेंज कर लेगा, मान के लो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ फोर्स निकाल भी दिया, तो क्या अपना वो शेप एंड साइज रिगेन करेगा, नहीं करेगा। इसलिए इस बॉडी को हम लोग कौन सी बॉडी बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी, या फिर क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। या फिर वैक्स, वैक्स यानी क्या, आपने मोमबत्ती देखी होगी, है ना, पिघलने के बाद उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या अगर मैं उसके ऊपर फिर से फोर्स लगाता हूं, तो क्या वो अपना शेप एंड साइज रिगेन कर सकता, तो नहीं कर सकता। सो दीज आर द प्लास्टिक बॉडी, इन्हें हम लोग कौन सी बॉडी कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। सो अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। इसमें हम दो फोर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में। अब व्हाट डू मीन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स, देखो इस वर्ड को ना आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। डी का मतलब होता है चेंज, डी बोला तो चेंज, और फॉर्मिंग का मतलब होता है उसका शेप एंड साइज, मतलब उस बॉडी का शेप एंड साइज, ठीक है। तो फोर्स लगाने के बाद, ऐसा फोर्स लगाने के बाद अगर बॉडी ने अपना शेप एंड साइज चेंज कर लिया, जैसे मान के लो, मैं वही एग्जांपल आपको मतलब बार बार दे रहा हूं। मान के लो ये एक आधी बॉडी है, ठीक है, और इसका लेंथ सपोज टू बी एल, इतना लेंथ है, ठीक है, कुछ ऐसा, और इसके ऊपर अगर मैंने फोर्स लगाया, मान के लो कुछ ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है, तो इस फोर्स लगाने के चलते अगर उस बॉडी ने अपना शेप एंड साइज चेंज कर लिया, साइज बढ़ा दिया,
तो ऐसे फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? ऐसे फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। देखो लेंथ चेंज होगी, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। यहां लिखा है, ठीक है, यहां लिखा है, क्या लिखा है देखिए, पढ़िए क्या लिखा है? अ फोर्स विच चेंजिंग द लेंथ, शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। यहां देखो लेंथ में चेंज हुआ है, ठीक है, हो सकता बॉडी के शेप में चेंज हो, जैसे यहां पे भी शेप में चेंज हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है, शेप में चेंज हुआ है, ठीक है, शेप में भी चेंज हो सकता है, या मान के लो वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। ऐसा मान के लो एक आधी बॉडी ऐसी है, ठीक है, कुछ ऐसी बॉडी है, ठीक, और अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, सपोज टू भी कुछ ऐसा फोर्स लगाया, ये डायरेक्शन से फोर्स लगाया, इधर से लगाया, इधर से लगाया, ठीक है, इधर से लगाया, तो क्या इसका शेप, जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा चेंज हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो चाहो तो आप शेप भी चेंज कर सकते हैं, चाहो तो आप लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, चाहो तो आप वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं, क्या लगा के? एक फोर्स लगा के। ऐसे फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। सो दिस इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। दूसरा अगर देखोगे तो यहां लिखा है रेस्टोरिंग फोर्स। अब व्हाट यू मीन बाय रेस्टोरिंग फोर्स? इस वर्ड को भी आप समझने के लिए समझ सकते हो, जैसे आपने रिस्टोर सुना होगा। व्हाट यू मीन बाय रिस्टोर? पहले के जमाने में या फिर पहले के मोबाइल्स में ये चीज आती थी, रिस्टोर फैक्ट्री। अगर अपना डेटा डिलीट हो गया और अपने को अगर वापस से वो डेटा अपने मोबाइल के अंदर लाना है तो रिस्टोर करो बोलते हैं, ठीक है। तो आपके लैपटॉप में भी ये ऑप्शन आता है। तो यही वो फोर्स है जो बॉडी को रिस्टोर कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान के लो कोई इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी के ऊपर अगर मैंने बाहर से फोर्स लगाया, सपोज टू बी बाहर से फोर्स लगाया, तो वो शेप एंड साइज चेंज हो गया। लेकिन अगर मान के लो ये प्लास्टिक बॉडी है, ऐसा कुछ फोर्स लगाया था मैंने, ठीक है, ये फोर्स लगाया था, लेकिन ये फोर्स अगर मैंने सपोज निकाल दिया, ये फोर्स मैंने निकाल दिया, तो बॉडी के अंदर और एक फोर्स सेटअप हो जाएगा, बॉडी के अंदर के तरफ और एक फोर्स क्या हो जाएगा? आ जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और यही फोर्स क्या करेगा? उस बॉडी को अपने शेप एंड साइज, मतलब ओरिजिनल शेप एंड साइज में लेके जाएगा। ऐसे फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ऐसे फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। सो यहां लिखा है व्हेन अ इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स। किसी भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जिस फोर्स के चलते उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया, और वो लगाया हुआ फोर्स अगर आपने निकाल दिया, रेस्टोरिंग फोर्स इज, देखो यहां लिखा है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा किधर? बॉडी के अंदर। जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, वैसे अंदर की तरफ कौन सा फोर्स जनरेट हो जाता? डिफॉर्मिंग फोर्स, सॉरी रेस्टोरिंग फोर्स। और वो अपने बॉडी को क्या करने के लिए मदद करता? बॉडी को रिस्टोर करने में मदद करता है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत टॉपिक थे। अगले पार्ट में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।